चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट्स बोलेंगे। लास्ट क्लास में मैंने 8-10 क्वेश्चन दिए थे, इनमें कोई दिक्कत है? फर्स्ट 4 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 3 m0 कर दो, m0 कर दो। मास का कुछ नहीं बोला, m को 0 कर दो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ध्यान से, थर्ड पे ध्यान दो। थर्ड में आपको बोला कन्वर्ट अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी के पहले डायमेंशंस क्या हो गए? m0, l1, t-1। ठीक है, अब इसमें आपके पास वेलोसिटी के डायमेंशंस हो गए। a हो गया 0, b हो गया 1, c हो गया -1। ओल्ड यूनिट्स और न्यू यूनिट्स, इनमें मास का कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो m1 m2 रहने दो, इसको कोई कुछ नहीं करना। l1 कितना हो गया? l1 है किलोमीटर, l2 है नया यूनिट क्या है? मीटर्स, t1 क्या है? आवर्स, और t2 क्या है? सेकेंड्स। n1 कितना है? 72, n2 आपको निकालना है। n1 है 72, n2 आपको निकालना है। तो अब आप क्या करोगे? n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a को 0, l1 अपॉन l2 मतलब किलोमीटर बाय मीटर, पावर b इज 1, और फिर तीसरा कौन सा है? r अपॉन सेकेंड पावर -1। तो 72 इंटू 1 इंटू 1000 इंटू ये कितना हुआ? 60 इंटू 60, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 60 इंटू 60। सो ये 2 0 गए, ये एक 10 गया, 36 दूनी 72, ये आ गया 20। सो आप आंसर क्या लिखोगे? 72 किलोमीटर पर आवर इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है बेटा ये डाउट जिसका भी था? आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके जी। अगले पे आते हैं। इसके बाद फर्स्ट 4 में किसी को कुछ पूछना है दोबारा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तक कोई और डाउट? क्वेश्चन 7 और उससे पहले 5 एंड 7। 5 कल क्लास में कराया था, एक बार उसको निकाल देता हूं। 7 देख लो सामने, 5 देखो पहले। 5 कल क्लास में एंड लास्ट क्वेश्चन जो किया था आपको, इसमें बताया था मैंने, जूल पर मिनट है, पहले उसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे। एक सेकंड। सो इसमें करते क्या है बेटा? 60 जूल पर मिनट आपको दिया, 60 जूल पर मिनट है, पहले इसको प्रॉपर में लाओगे, क्योंकि जूल में सेकंड का कंपोनेंट भी होता है। मुझे वो सेकंड हटाना पड़ेगा, मुझे किस में रखना पड़ेगा? मुझे मिनट हटाना पड़ेगा, मुझे सेकंड में रखना पड़ेगा। तो मिनट को लिखा मैंने 60 सेकेंड्स, तो 60 कट के कितना हो गया? जूल पर सेकंड। यहां तक बात समझ में आ गई? सो ये 1 जूल पर सेकंड हो गया बेसिकली। अब इसके बाद m1 l1 t1 m2 l2 t2 करके कर लोगे। ये पहले स्टेप में ही गलती थी बेटा, जिसका डाउट था। लास्ट में 216 आ गया था into 10⁴ to एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है बेटा। 2.16, 2 0 अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेगी तो 2 जीरोस बेटा लेफ्ट में शिफ्ट करेगी तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लाएगी भी तो सही। बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.16 बन गया, राइट? और 100 से मल्टीप्लाई जो होगा वो 10⁶ बना देगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 7 जो आपने डाउट पूछा। 7th आपको बोल रहा है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी आपको बोला ये होता है 4.2 जूल्स, ठीक है? वेयर 1 जूल इज 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा kg। ओल्ड को देखते हैं, पहले न्यू की बात करते हैं। मास के लिए आप यूज कर रहे हो अल्फा kg, लेंथ के लिए आप यूज कर रहे हो बीटा मीटर, और टाइम के लिए यूज कर रहे हो गामा सेकेंड्स। मास लेंथ टाइम के लिए अल्फा बीटा और गामा, ये 3 यूज कर रहे हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है? शो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड इतना। तो ओल्ड यूनिट्स में 1 कैलोरी 4.2 जूल्स बोला है। जूल्स का मतलब क्या हो गया? ये एनर्जी है,
m1 l2 t minus 2. सो a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया -2. a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया -2. तो ओल्ड यूनिट्स में मास के लिए क्या यूज हो रहा है? केजी. लेंथ के लिए क्या यूज हो रहा है? मीटर. और टाइम के लिए क्या यूज हो रहा है? सेकेंड्स. n1 कितना है? 4.2. आपको n2 निकालना है. तो आप एक्सप्रेशन क्या लगाओगे? n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c. वैल्यू डालो. n1 कितना है? 4.2. m1 is kg, l1 is alpha kg, power 1, मीटर, बीटा मीटर, पावर 2, सेकंड, गामा सेकंड, पावर -2. ठीक है बेटे? केजी केजी कट गया, मीटर मीटर पर कट गया, सेकंड सेकंड कट गया. 4.2 अल्फा इनवर्स, बीटा की पावर -2, गामा का स्क्वायर. ये आ गया. क्लियर बेटा? Yes, sir. इसके बाद 12 तक कोई और डाउट? 9th एंड 10th. 9th एंड 10th सामने ध्यान दीजिए. 9th पहले. इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, unit of force is 1 kilonewton, unit of length is 1 kilometer and unit of time is 100 seconds, what will be the unit of mass? ये क्वेश्चन इसका कन्वर्जन का है ही नहीं. ये क्वेश्चन दूसरा है पर इजी है, समझो ध्यान से. कह रहा है यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? m1 l1 t minus 2. यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास? मास का यूनिट आपको अलग करना है, तो मास को आप क्या लिख सकते हो? फोर्स अपॉन लेंथ और टाइम की पावर -2. यस और नो? अब इनके यूनिट्स दिए हुए हैं. फोर्स के क्या यूनिट्स दिए हैं? 1 किलो न्यूटन, 1000 न्यूटन. लेंथ के यूनिट्स क्या दिए हुए हैं? 1 किलोमीटर, 1000 मीटर्स. एंड टाइम के दिए 100 सेकेंड्स. न्यूटन को लिखो, ये 1000 से 1000 काट दो. न्यूटन को लिखो केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे पावर -2 है. नीचे 10 टू द पावर 4 सेकेंड की पावर -2 और 1 मीटर ऑलरेडी था ये वाला, तो मीटर से मीटर कट गया. सेकेंड की पावर -2 से सेकेंड की पावर -2 कट गया. क्या बचा? 10 टू पावर -4 केजी. तो यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -4 केजी. ये इसका कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं है. 10 टू पावर 4 आ रहा है. अच्छा ये -2 था, सॉरी ये -2 था, ऊपर जाके हो गया +4. ठीक है, यहां तक क्लियर? आ जाते हैं 10th पे. गिवन द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम is 6.67. बेटा कैपिटल जी के पहले डायमेंशंस m-1 l3 t-2. m-1 l3 t-2. कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू पावर -8. आपको पास ओल्ड यूनिट्स कौन से हैं? सीजीएस. न्यू यूनिट्स जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है? एसआई. m1 l1 t1. मास लेंथ टाइम के लिए सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड. m2 l2 t2. मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड. कितने नंबर को कन्वर्ट करना है? 6.67 इंटू 10 टू पावर -8. कितने नंबर आएंगे? नहीं पता. राइट? फॉर्मूला लगा दो. n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 ग्राम अपॉन किलोग्राम पावर -1 सेंटीमीटर अपॉन मीटर पावर 3 और सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2. तो 6.67 इंटू 10 टू पावर -8. नीचे 1000 आएगा, ऊपर जाके इंटू 1000 बन जाएगा. नीचे 100 है, ऊपर जाके 10 टू पावर -6 बन गया. तो -6 + 3 -3 -3 -8 -11. 6.67 इंटू 10 टू पावर -11. एसआई में ये वैल्यू आ गई. क्लियर बेटा? कल मैंने क्लास में कराया था तो एसआई से सीजीएस कराया था ये वाला क्वेश्चन. ये सीजीएस से एसआई है. लॉजिक क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको लॉजिक क्लियर बेटा?
ट्वेल्थ तक जी बेटा, 12 तक कोई और डाउट? स्टीफेंस कांस्टेंट वाला हो गया क्वेश्चन? 12 तक कोई और डाउट स्टीफेंस कांस्टेंट वाला? 12th क्वेश्चन हो गया सबका? हाँ जी, किसके? 11th बेटा, ये तो n2 आया ना, वैल्यू तो u2 भी है ना साथ में, n2 u2 लिखते हो ना, तो इसकी वैल्यू इन CGS कितनी हो जाए, वैल्यू इन SI कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11। ये तो n2 है जो आपने निकाला, u2 भी तो लिखोगे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th या 12th में किसी का डाउट? 12th करना है? 12th देखिए, फिर आगे चलते हैं। 12th में कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट इज 5 6 7 8। सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4। आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैंने बोला था अगर आपको यूनिट डायमेंशन ना याद हो तो घबराना नहीं होता, फटाफट साइड में निकाल लिया करो। इसकी जैसे सपोज मेरे को नहीं याद, सपोज मुझे नहीं याद, मुझे सच में नहीं याद, सपोज मुझे नहीं याद है क्या ये, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4, यही है ना? फटाफट निकालो। जूल क्या होता है? एनर्जी, m1L2 T-2, पर सेकेंड मतलब T-1, पर मीटर स्क्वायर मतलब L-2, पर केल्विन, केल्विन तो केल्विन ही रहेगा, उसको छेड़ना ही नहीं। क्या बचा? m1L0 T-3 K-4। ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो A कितना हुआ बेटा? A हुआ 1, B हुआ 0, C हुआ -3 और K भाड़ में जाए, केल्विन केल्विन ही रहेगा। अब आ जाओ ओल्ड यूनिट्स, किसमें करना है? SI यूनिट CGS में निकालना है। ओल्ड यूनिट्स क्या हो गए? m1L1 T1, मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। न्यू यूनिट्स m2L2 T2, मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स। मानते हो बेटा? नो वरीज? पक्का? कितने नंबर को कन्वर्ट करना है? 5.67 5 6 7 8 5.67 इंटू 10⁻⁸ कितने नंबर में कन्वर्ट करना है? आई डोंट नो, राइट? यही होगा। तो लगाओ फॉर्मूला, लेके प्रभु का नाम, n2 इज इक्वल टू n1, 5.67 इंटू 10⁻⁸, m1 अपॉन m2, kg अपॉन ग्राम, किलोग्राम अपॉन ग्राम, पावर कितना? पावर कितना? 1। फिर मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितना? 0। फिर सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितना? -3। केल्विन तो पांडेज बढ़ गया, वही लेना है। 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया 5.67 10⁻⁻5। यूनिट्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर सिग्मा हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁵। यूनिट्स के लिए इसको देखो, जूल की जगह क्या आया? अर्ग्स, पर सेकेंड एज इट इज, पर मीटर की जगह सेंटीमीटर, केल्विन एज इट इज। समझ में आ गई अप्रोच? हाँ बेटा। अभी नहीं आएगा, बाद में हो सकता है, अभी नहीं आएगा। अभी वो फिर तो आपको पूरी फिजिक्स आनी पड़ेगी ना उसके लिए, अभी सिर्फ आप एक ब्रीफ कर रहे हो, बाकी आगे सब कुछ आएगा। यहां तक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बेटा? इस ग्रुप में कैसे आप? इसी ग्रुप में? ठीक है, आप सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? और कोई डाउट तो नहीं बचा किसी का? करूं सेकंड एप्लीकेशन शुरू करूं? सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने के लिए पहली चीज, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, क्या मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का? इस पे दो एप्लीकेशंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे दो एप्लीकेशंस हैं, आज हम दोनों करेंगे। आज हम दोनों करेंगे, दोनों सिंपल है, सबसे आसान एप्लीकेशंस हैं ये। अगली क्लास में बाकी भी करके निपटा देंगे इस चैप्टर को, इस मतलब सेक्शन को निपटा देंगे, डायमेंशंस को पूरा। बट फायदा तब है जब आप क्वेश्चंस करो।
क्वेश्चंस पहले जो मैं करा रहा हूं वो करो, फिर आपकी असाइनमेंट बुकलेट में एमसीक्यू की एक्सरसाइज भी हैं, फिर वो करो। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना हाथ पक्का होगा चीजों में। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके काम नहीं होता, 20-20 30-30 40-40 क्वेश्चन करने पड़ते हैं अगर आप अपने आप को पक्का करना चाहते हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, सबसे पहला, लिखना नहीं समझोगे, अब पहले लिखना नहीं, सबसे पहले समझोगे। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनकी डायमेंशंस मस्ट बी सेम, मतलब नो इफ नो बट मस्ट, मतलब एनी 2 क्वांटिटीज can be added or subtracted only if they have same dimensions. अगर डायमेंशन सेम होंगी तब आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती। मतलब आप लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब आप लिख रहे हो 3 मीटर प्लस 2 मीटर्स पर सेकेंड, ई ना चौलबे, ये ऐड नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? उन क्वांटिटी की जिनकी डायमेंशंस क्या होंगी? सेम, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसी तरह मैंने लिखा 2 मीटर प्लस 5 मीटर, रिजल्ट कितना आएगा? 7 मीटर। ठीक है ना, समझ में आया? ये पहला रूल हो गया इसका। दूसरा रूल इसका क्या है? दूसरा रूल क्या है? इफ 2 quantities are equal, then they must have same dimensions. कोई भी 2 क्वांटिटीज अगर बराबर होंगी तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब मैंने लिखा 2 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं हो सकता, डायमेंशन सेम नहीं है दोनों तरफ। दोनों तरफ डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। ये 2 होते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहला क्या हो गया? अगर 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, बेटे सामने ध्यान, अगर 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या 2 क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। अगर 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या 2 क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरा, अगर 2 क्वांटिटीज इक्वल हैं तो भी उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। तभी वो इक्वल हो सकती है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं हो सकती। यहां तक बात क्लियर? श्योर। अब इसका एक एग्जांपल देखना, मजेदार है ये। मैंने बोला L प्लस L कितना होगा आंसर? L। डायमेंशन देख रहे हो, वैल्यू थोड़े ना देख रहे हो। ये L है, इसकी डायमेंशन भी L है, यहां पे डायमेंशन क्या आई? L आई ना, मीटर स्क्वायर थोड़ी ना बन गया। When a length is added to length, what do you get? A length। ये इसमें सब कुछ हो गया। आप add सब, when a length is subtracted from length, you get a length only। आपको 0 आ गया। 0 कैसे आएगा? 5 मीटर माइनस 4 मीटर 1 मीटर, 3 मीटर माइनस 1 मीटर 2 मीटर। डायमेंशनली बात कर रहे हैं तो जो लेफ्ट साइड की डायमेंशन है और राइट साइड की डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर कुछ हो रहा है तो उनकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इससे हम करते क्या है? इससे हम करते हैं एप्लीकेशन। इसका नाम है एप्लीकेशन नंबर 2, एप 2। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? ओनली, ये है पहले इसका नाम, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। प्लीज सामने देखना, टाइम मिलेगा बेटा सब। लिखने का समय दूंगा, समझने पे ध्यान दें। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। कोई गिवन फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं हमें आइडेंटिफाई हो सकता है डायमेंशंस की हेल्प से। डायमेंशंस की हेल्प से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? एवरी फॉर्मूला must obey
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर फॉलो कर रहा है मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट होते वक्त डायमेंशन सेम है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन अगर सेम है तो फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज सॉरी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो मैंने क्वेश्चन बोला चेक एक्यूरेसी ऑफ फर्स्ट पार्ट f is equal to 6 pi eta r v, इसका चेक करना है। सेकेंड फॉर्मूला f is equal to mv by r square, ये दूसरा फॉर्मूला। आपको इन दो फॉर्मूलाज की एक्यूरेसी चेक करनी है कि ये ठीक है कि नहीं, ये करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली ये चेक करना है। प्लीज ध्यान देना। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में आपके पास है f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें ईटा क्या होता है? इसमें ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है? रेडियस। टर्म कौन सी चीज क्या है वो मैं लिख देता हूं, पेपर में जब आएगा क्वेश्चन लिखा आएगा, वेयर f इज फोर्स, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r इज रेडियस, v इज वेलोसिटी। इसमें f इज फोर्स, m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस। आज हम एक ही कर पाएंगे, दो नहीं, इसी के मैं बहुत सारे कराता हूं। ये समझ में आया? अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस पे आ जाओ। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम होना है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है? फोर्स के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या बताया आपको? क्या बात है, तुम्हें तो आता है। MLT -2। दीदी क्या हो गया? ओहो, मुजरा करूं? नहीं तो F हो गया M1 L1 T -2। दूसरा राइट हैंड साइड के डायमेंशंस आ जाओ। 6 और पाई का कोई डायमेंशन नहीं। ईटा का डायमेंशन, दीदी ईटा का डायमेंशन बोल। क्यों नहीं पता? घर में जरा सोया कम कर, याद करो डायमेंशंस क्या है ईटा के डायमेंशंस। ये याद नहीं होंगे। M1 L -1 T -1 धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, मैंने स्टार मार्क कराया था। M1 L -1 T -1, R मतलब लेंथ, वेलोसिटी मतलब LT -1। यस और नो? चेक करो। M1 L 0 और +1 1 T -2 बराबर है डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to dimensions of right hand side, therefore formula is dimensionally correct। नहीं 6 पाई भाड़ में जाए, इसीलिए मैंने करेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन होता है f इज इक्वल टू ईटा आर वी तब भी ये करेक्ट आ जाता। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब कि हो सकता है ये करेक्ट हो, बट पक्का करेक्ट है अभी भी नहीं बोल सकते आप। बट अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो 101% वो इनकरेक्ट है। गलत ऑप्शंस को हटाने का काम में आ जाता है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि डायमेंशनली सही होना चाहिए फॉर्मूला। अगर डायमेंशनली गलत है तो वो फॉर्मूला पक्का गलत है। डायमेंशनली सही है तो उसको आप करेक्ट नहीं बोलोगे, उसको डायमेंशनली करेक्ट बोलोगे। अब जैसे अगला देखो, अभी अगला देखो, इसमें आपको बोला F is equal to mv by r square, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है? फोर्स की डायमेंशंस ये तो याद हो गई सबको। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, मास, वेलोसिटी अपॉन लेंथ का स्क्वायर। सो M1 L -1 T -1 बराबर नहीं है dimensions of left hand side is not equal to right hand side, therefore formula is incorrect। हाँ, विस्कोसिटी के ऊपर, विस्कस फोर्स का है। आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो ये उसका फॉर्मूला, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ।
नीचे वाला उसका है, mv स्क्वायर बाय आर सही फॉर्मूला है, और वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसी का फॉर्मूला नहीं है, करेक्ट है, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। आने तो जो भी आ रही है, मेरे को उससे क्या मतलब है, अलग है वो भाई। ऐसे थोड़ी ना होता डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला सेम है, ऐसे नहीं होता, किसी की भी कोई भी हो सकते हैं, तो सब एमएलटी के भाई बहन, ठीक है, सारी फोर्स सेम थोड़ी ना होगी। मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स वो अलग चीज है, मैंने बोला विस्कस फोर्स वो अलग चीज है, पर फोर्स के डायमेंशन तो सेम ही होंगे ना दोनों के, पर चीजें तो दोनों अलग है। यहां तक समझ में आया? ये पहला बेसिक टाइप का क्वेश्चन। एक और देखो, फिर तुम्हें लिखने का टाइम देता हूं। मैंने बोला चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ S is equal to ut plus 3/5 at square। फॉर्मूला क्या है? इनकरेक्ट, क्योंकि आपको याद है S is equal to ut plus half at square होता है, ये 3/5 at square, पर डायमेंशनली ये ठीक है। आपको मैंने सिर्फ इसीलिए एक्यूरेसी नहीं बोला, डायमेंशनल एक्यूरेसी बोला। कैसे चेक करते हैं? जानबूझ के टीचर ऐसे क्वेश्चन देते हैं, बच्चा इनकरेक्ट है, हाफ होना चाहिए, पर उसने पूछा डायमेंशनल एक्यूरेसी है, ये डायमेंशनली ठीक है कि नहीं, हमें असली में है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, डायमेंशनली सही है कि नहीं वो चेक करना है। कैसे चेक करोगे? पहले पिछले वाले क्वेश्चन में देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं था, इसमें पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सबसे पहले इनको चेक करोगे, क्या ये दोनों ऐड होने लायक भी हैं, पहले ये चेक करोगे। आप बोलोगे डायमेंशन ऑफ यूटी, ये हो गया यू का डायमेंशन, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दो, टी का डायमेंशन ऐसे लिख दो, यू का डायमेंशन क्या हो गया L1 t माइनस 1, टी का डायमेंशन T1 मल्टीप्लाई होगा L1 T0। फिर आ जाओगे डायमेंशंस ऑफ 3/5 at स्क्वायर, बात नहीं बेटा, 3/5 पांडेज पड़े, एक्सेलरेशन का चाहिए और टाइम के स्क्वायर का चाहिए। एक्सेलरेशन का क्या होता है? L1 t माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, और t स्क्वायर मतलब T2, बेस सेम पावर ऐड करो L बना, बेस सेम पावर ऐड करो L बना, क्या होगा? दोनों को ऐड कर दिया, आपके पास क्या आ गया? L। तो आप क्या करोगे? L प्लस L गिव्स यू L, इसको लिखोगे ऐसे, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, वो गया लेंथ प्लस लेंथ, रिजल्ट आया लेंथ, तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए लेंथ। फिर आ जाओ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ, बराबर है, सो डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट मत लिख देना भाई, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है? समझ में आया? पक्का? पीछे सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन समझ में आया बेटे सबको? प्लीज इसको लिखिए यहां तक, देन वील प्रोसीड। चलिए आगे, अगला इसमें क्वेश्चंस यही है। एक जो टाइप का क्वेश्चन तंग करता है वो है एंगल्स पे बेस्ड। एंगल की जब भी बात करें, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दिख जाए, चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। एंगल जब भी दिखेगा, एंगल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। आपको बताया था ना एंगल्स क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। जैसे सपोज मुझे बोला चेक डायमेंशनल accuracy of first y is equal to a sin frequency into time, second y is equal to a sin 2 pi lambda by t, third y is equal to a sin ओमेगा टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। ये तीन है, इसमें कौन सी चीजें क्या क्या है पहले उनकी बात करते हैं। y है डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा कहीं दिखे तो वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ, एक्स है पोजीशन। ये सब डाटा है। अब एक एक करके चेक करते हैं। ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप किसके लिए चेक करोगे? सबसे पहले आप एंगल के लिए। बेटे 2 मिनट बाद लिखना, पहले समझ लो प्लीज, होमवर्क करने के लिए बहुत कुछ है, पहले समझो। यहां पे एंगल के लिए सबसे पहले आप एंगल पे पकड़ोगे। पहले वाले फॉर्मूले में देखो, ए साइन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन न्यू टी। सबसे पहले आप आओगे एंगल को चेक करोगे, न्यू टी की डायमेंशन। एंगल की डायमेंशन मस्ट बी m0 l0 t0। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या हो गए? t माइनस 1। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या हो गए? t माइनस 1 इंटू टी। टी के डायमेंशन t कितना आ गया? t0, मतलब m0 l0 t0, m0 l0 t0। देयरफॉर एंगल इज डायमेंशनलेस। तो पहला फर्स्ट हर्डल क्रॉस कर लिया, एंगल का काम खत्म। अब आ जाओ आरएचएस की डायमेंशंस पे। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ए की डायमेंशंस और साइन ऑफ कुछ की डायमेंशंस। साइन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ए की डायमेंशन हो गई लेंथ, क्योंकि ए क्या बोला? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ही ज्यादा हो कम हो होगी तो मीटर में ही, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन मतलब एल। सो आप क्या बोलोगे? फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। पहला क्लियर? ठीक है, दूसरा देखो, इसका सेकंड बोला y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई लैम्डा बाई टी। सेकंड है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई लैम्डा बाई टी। यही बोला, 2 पाई लैम्डा बाई स्मॉल टी लिखा था, कैपिटल टी लिखा था, जो मर्जी लिखा हो, है तो टाइम, पर स्टिल स्मॉल टी होगा। 2 पाई लैम्डा बाई टी। सबसे पहले किसको बोलेंगे? डायमेंशन किसकी चेक करेंगे? एंगल की। सो एंगल के डायमेंशन पे आ जाओ। एंगल के डायमेंशन 2 पाई लैम्डा बाई टी के डायमेंशन। 2 पाई परसेंटेज बढ़ गया, लैम्डा के कितने हो गए? लेंथ, टी के हो गए टाइम, और ये तो हुआ एल टी माइनस 1 विच इज नॉट m0 l0 t0। आगे चेक ही नहीं कर रहा, सिंस एंगल हैव डायमेंशंस देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। बात समझ में आई? तीसरे पे आते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको क्या बोला? थर्ड पार्ट बोला जी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस x बाय लैम्डा। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस x बाय लैम्डा। पहले किसको चेक करेंगे? एंगल को। एंगल में अब यहां पे एडिशन हो रहा है। अगर टोटल डायमेंशन लेस है तो दोनों को डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी ऐड होके क्या होगा? m0 l0 t0। तो पहले ओमेगा टी पे चेक करो। ओमेगा टी, ओमेगा के डायमेंशंस, टाइम के डायमेंशंस। ओमेगा के डायमेंशंस क्या होते हैं? t माइनस 1, टाइम के t, ये हो गया m0 l0 t0। ओमेगा क्या होता है? एक पेज लिखवाया था ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के क्या डायमेंशन होते हैं? m0 l0 t माइनस 1। यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियंस पर सेकेंड। दूसरा x बाय लैम्डा के डायमेंशंस। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, ये भी आ गया m0 l0 t0। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी प्लस x बाय लैम्डा, ये हो गया m0 l0 t0। तो पहला हर्डल हमारा क्रॉस हो गया, एंगल डायमेंशनलेस आ गया। एंगल डायमेंशनलेस के बाद एलएचएस आरएचएस की डायमेंशंस आ जाते हैं। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या हो गई? राइट हैंड साइड की हो गई a की और साइन ओमेगा टी प्लस x बाय लैम्डा की। ये हो गया a की हो गई लेंथ, इसका हो गया m0 l0 t0, तो हो गया लेंथ। और एलएचएस की डायमेंशंस भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट की, मतलब लेंथ। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट।
यहां तक समझ में आ गया? सबको क्लियर है? लॉजिकली समझ में आ गया? छोटा सा होमवर्क, ज्यादा हम करते नहीं कभी। ये टॉपिक 1.9.2 आपको अपनी असाइनमेंट में दिखेगा। इसकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाओगे, 1 से शुरू हो जाओगे और करोगे, कहां तक अभी मैंने पीछे लगाए? 7 तक लगाए ना? जितने भी होंगे ये वाले, इसमें ये एक्चुअली दोनों एक्सरसाइज ना दोनों एप्लीकेशंस के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो शुरू में वो हैं, बाद में दूसरे हैं। एक मिनट मैं लगा देता हूं, जो है ना होमवर्क वाले वो मैं लगा देता हूं, सो दैट कि आपको ढूंढना ना पड़े। स्टार्टिंग से यहां तक 13, 1 to 13, क्वेश्चन 1 to 13 ये अटेम्प्ट करने हैं आपको बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।